नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 उसका चैप्टर नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 8 धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन तथा सांस्कृतिक जागृति जागृति। अठारहवीं शताब्दी में हम देखते हैं बहुत सी सामाजिक 18वीं शताब्दी से पहले से शुरुआत से चली आ रही हैं, तो बहुत सी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी और हमारे समाज सुधारकों के द्वारा भी। जैसे ऊंच नीच का भेदभाव, जाति प्रथा, विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया गया और अमानवीय प्रथाएं, ये सारी कुरीतियां उस समय के समाज में विद्यमान थीं और इन पर समय समय पर शासकों ने, प्राचीन काल में शासकों ने प्रहार तो किया, लेकिन उतना व्यापक तौर पर नहीं हो पाया। 18वीं शताब्दी में एक रेनेसा आता, पुनर्जागरण आता, पूरे वर्ल्ड में आता है, तो भारत में भी कहीं ना कहीं वो आया। तो भारत में अंग्रेजी सरकार ने भी कुछ काम किया, लेकिन हमारे यहाँ के जो नेतागण थे उस समय सामाजिक सुधारक, उन्होंने भी कुछ उस पर वर्क किया। अब जो सामाजिक सुधारक हुए उसमें से पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। लिख देते हैं, राजा राम मोहन राय। ये बंगाल के थे, मूल से ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन इन्होंने देखा बंगाल में बहुत सारी कुरीतियां विद्यमान है। जैसे सती प्रथा का एक उदाहरण लेते हैं, जिस पर इन्होंने इनका बहुत ज्यादा नाम हुआ। सती प्रथा में आप लोग जानते, कोई डिटेल बताने की आवश्यकता तो नहीं। जब पति दिवंगत हो जाए तो पत्नी को उसी की चिता पे जला दिया जाता था। ये बेहद अमानवीय प्रथाएं थी और धार्मिक आधार पर लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे, नहीं सही है, लेकिन धर्म ग्रंथ ऐसा कुछ भी नहीं कहते। नहीं, सती प्रथा होना थी। इक्का दुक्का हो सकता कोई एग्जाम्पल रहा हो हिंदू धर्म में, लेकिन एक लार्ज स्केल पर कहीं नहीं था। जो भी टीकाकार थे, व्याख्याकार थे, वो जो आगे के लोग, उन्होंने इसकी गलत व्याख्या की और इस कारण से ये एक धार्मिक रूप ले लिया भारत में। और यही कारण था कि राजा राम मोहन राय ने कि एक जो सती प्रथा जैसी जो अमानवीय प्रथाएं, अगर इसको हम बंद नहीं करेंगे तो आगे चल के और परेशानी महिलाओं के लिए होगी। एक महिलाओं के लिए इन्होंने ये काम किया। 1829 में इस प्रथा पर बैन लगा गया, उस समय बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय ने और क्या किया, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। भाई मूर्ति पूजा ना करो, ईश्वर सब में बसता है, हर व्यक्ति के दिल में बसता है, उसका ये समर्थन करते थे। स्त्रियों की शिक्षा पे बल देते थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की और 1830 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और यही ब्रह्म समाज आके चलकर 1866 में केशव चंद्र सेन ने एक अलग से साधारण ब्रह्मा समाज का गठन कर लिया। ये ब्रह्म समाज यहां पर विभाजित हो गया, ये आप कहिए। इन समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय का ये यहां पर प्रमुख नाम है। और अगले एक नाम पे चलते हैं, हेनरी विवियन डेरेजियो।
ये पश्चिम बंगाल में थे। डेरे हम खाली नाम लिख देते हैं यहां पर, डेरे जियो। इन्होंने बंगाल में तरुण बंगाल मूवमेंट आंदोलन चलाया, युवाओं को ही टारगेट किया। क्यों? क्योंकि युवा ही एक पीढ़ी है जो कि समाज सुधार के क्षेत्र में कुछ वर्क भी कर सकती है, और युवाओं को शिक्षित करने की तरफ इन्होंने ज्यादा प्रयत्नशील रहे। भाई युवा अगर शिक्षित हो जाएंगे तो घर में सब शिक्षित हो जाएंगे, और क्या सही है क्या गलत है वो बता देंगे। तो ये बंगाल में एक व्यापक आंदोलन इन्होंने चलाया, तरुण बंगाल आंदोलन, और इसी क्रम में बंगाल में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। ये आपके हेनरी विवियन डेरे जियो हो गए। अब आगे हम चलते हैं, एक और समाज सुधारक का नाम लेते हैं, नंबर 3 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो कि 1856 में बना। तो एक बहुत बड़े समाज सुधारक है, और इन्होंने मेनली स्त्रियों को अपने समाज सुधार के केंद्र बिंदु में रखा। उनको लगता था कि समाज सुधार स्त्रियों के द्वारा ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग स्त्रियां ही रहती हैं। अब सती प्रथा ले लीजिए, कन्या भ्रूण हत्या ले लीजिए, ये सब एग्जाम्पल हैं। और इन्होंने क्या किया कि जैसे डेरिजियो ने पूरे युवाओं को शामिल किया था, इन्होंने स्त्रियों के लिए पर्टिकुलर कहा कि नहीं, स्त्रियों को शिक्षा व्यवस्था बेहतर देनी चाहिए, और उस स्त्री शिक्षा के लिए ये बहुत प्रयत्नशील है। अनेक स्कूल कॉलेज उस समय में इन्होंने स्थापना करवाया। ये आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये काम किया। आगे आते हैं, ये तो नॉर्दर्न इंडिया में या बंगाल के साइड में सब समाज सुधार हुए। पश्चिम भारत की तरफ आते, महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे और गोपाल कृष्ण आयंकर, इन दोनों ने मिलकर प्रार्थना सभा की स्थापना की 1867 में। 1867 में प्रार्थना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रार्थना सभा की स्थापना कब हुई? 1867 में। किसने किया? महादेव गोविंद रानडे और गोपाल कृष्ण आयंकर। यहां पे नाम बड़ा है, इस कारण लिखना सही नहीं है। महादेव गोविंद रानडे का एक थॉट था कि बिना राजनीतिक सुधारों के आर्थिक और सामाजिक सुधार संभव नहीं है। राजनीतिक सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अब वो राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर फिर आगे समाज सुधार की बात करने लगे। ये महादेव गोविंद रानडे का थॉट था। अब इसी में और नाम आता है ज्योतिबा फुले और गोपाल हरि देशमुख का नाम आता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा गया है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लोकहितवादी उपनाम से कौन सा समाज सुधारक विख्यात था? गोपाल हरि देशमुख। ज्योतिबा फुले, ये भी इन्होंने निम्न वर्ग के उत्थान के लिए बहुत प्रयत्नशील है। समाज में जो अछूत प्रथा थी, उस प्रथा से बहुत खुश नहीं थे, मतलब नाखुश थे, क्योंकि ये भी निचले तबके से आते थे। अब कोई भी व्यक्ति है, अगर आपके इर्द गिर्द आ रहा है, अगर मान लीजिए निम्न जात का है, थोड़ा आपके किनारे आता, तो आप अगर थोड़ा दूर हट जाए तो वो व्यक्ति अपने आप को अपमानित महसूस करता है, लाजमी है अपमानित महसूस करेगा। तो ये उनको उनके ब्रेन में हिट कर गया कि नहीं नहीं, अछूत प्रथा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए गोपाल ये इन्होंने ज्योतिबा फुले ने एक मूवमेंट चलाया। अब हम आते हैं सदर्न इंडिया की तरफ। सदर्न इंडिया में एक नाम आता है श्री नारायण गुरु का, केरल में। ये एझवा परिवार से संबंधित थे, और उनके साथ भी यही छुआछूत की जो भावना थी बहुत उनको बहुत प्रभावित की। मंदिरों में जो निम्न तबके के लोग थे उनको प्रवेश दिया ही नहीं जाता था। परेशान,
तो उन्होंने एक SNDP श्रीनारायण गुरु योग परिपालन सभा का एक उन्होंने गठन किया और मंदिर प्रवेश आंदोलन दक्षिण भारत में किया। जो कि हार्डलाइनर थे उस समय के, वो इन लोगों को मंदिर में जाने ही नहीं देते थे। नारायण गुरु ने एक स्लोगन दिया, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ये पूरा एकीकरण की बात की। जब इसके द्वारा हम सभी लोग जुड़े रहेंगे तो ये समाज से अछूत की भावना समाप्त हो जाएगी। स्त्रियों की दशा पर भी इन्होंने बहुत चिंता प्रकट की, उनके लिए भी प्रयत्नशील है। अब एक नाम और आता श्री घरालू नायडू का। इन्होंने दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना की, जो सामाजिक कुरीतियां थी अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने संस्था के माध्यम से उजागर करने का प्रयत्न किया। एक और नाम आता है दक्षिण भारत में वीरेश लिंगम का। इन्होंने भी कई पत्रिकाओं का संचालन किया और स्त्रियों की विमुक्ति के लिए और बाल हत्या के लिए, इन सब के लिए बेहतरीन वर्क इन्होंने भी किया, वीरेश लिंगम ने। इसके बाद एक अगला नाम आता है दयानंद सरस्वती का। बहुत इनका भी नाम फेमस है, लिख देते हैं, दयानंद सरस्वती। अठारह में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की बंबई में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष बल दिया और इनका यह मानना था कि बिना स्त्री शिक्षा के हम समाज सुधार नहीं कर सकते। इन्होंने अपने एक पत्र के माध्यम से, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, उसके माध्यम से जन जागरण फैलाने का प्रयत्न किया ताकि स्त्रियां शिक्षित हों। अब इसमें एक बात आती है, ये स्त्री शिक्षा पर बल क्यों देते थे, या सभी लोग, सारे समाज सुधार स्त्री शिक्षा पर बल क्यों देते थे? एक घटना मैं बताऊं, मलाला यूसुफजई, नाम आपने सुना होगा। तालिबानियों ने इनको गोली मारी। क्यों मारी? क्योंकि वो लड़की, वो बच्ची महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा का काम कर रही थी, मत अध्यापन का कार्य कर रही थी। अब इसमें कौन सी बुरी बात है? उनके लिए बुरी बात थी, तालिबानियों के लिए। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये महिलाएं शिक्षित हो जाती हैं तो अपने परिवार को, अपने आगामी पीढ़ी को शिक्षित बना देंगी। अब जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो किसी भी बिंदु पर वो तर्क की कसौटी पर ही कसने का प्रयत्न करेगा। तो जो उनकी सत्ता है या जो उनकी दुकानें चल रही हैं वो तो ऑलरेडी तो फेक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो दुकानें बंद हो जाएंगी। मेन रीजन ये था मलाला यूसुफजई पर हमला होने का। हमने भी सोचा कि क्यों भाई, ये बच्ची है, इस पर क्यों हमला किया इन लोगों ने, क्या इसने बिगाड़ा था? रीजन ही सामने आया। तो ये, और आगे आते हैं, दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा के लिए पूरे देश में इन्होंने स्कूल कॉलेज खोले। हरिद्वार में इन्होंने गुरुकुल की भी स्थापना की। आज भी डीएवी इंटर कॉलेज या डीएवी हाई स्कूल आप देखते होंगे, वो सर्वाइव कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम अगले उन पर आते हैं, विवेकानंद, नाम आपने सुना होगा। विवेकानंद के थॉट्स कुछ अलग थे, इन सभी लोगों से कुछ अलग थॉट्स थे। उनका मानना था समाज में व्याप्त गंदगी, मानसिक जड़ता, प्रदूषण, ये सब चीजें भारत के विकास में बाधक हैं। इसीलिए उन्होंने इसको मेन माना। और एक और खास बात उनकी थी, वो मानव सेवा को ही धर्म मानते थे। आप मानव सेवा कीजिए, वही ईश्वर है, उसी व्यक्ति के अंदर ईश्वर निवास करता। अगर आप उसकी सेवा किए तो आपने समझिए ईश्वर की सेवा किया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की आवश्यकता नहीं है, ये उन्होंने कहा। इनकी स्पीच 1893 में शिकागो में बहुत फेमस है, आप लोग यूट्यूब पर देख भी लीजिएगा, बहुत ही फेमस स्पीच थी। पहली बार ऐसा हुआ, विदेशियों को यह समझ में आया कि भारत में इंटेलेक्चुअल हैं। भाई भारतीय
पहले तो हम लोग समुद्र पार जाना ही धार्मिक रूप से अपराध समझते थे, लेकिन जब हम लोगों ने सोचा कि नहीं नहीं ये भाई भावना गलत है, अगर हम समुद्र पार जाएंगे नहीं तो हमारा व्यापार होगा ही नहीं, हम दूसरे देश संपर्क में आएंगे नहीं। अब जब दूसरे देश संपर्क में नहीं आएंगे, उनका क्या कल्चर, हमारा क्या कल्चर, जो भी हमारे कल्चर में कहीं अगर कोई त्रुटि हम सुधारने का प्रयत्न करें, उनसे सीखने का प्रयत्न करें, ये बात थी। तो 1893 में जो उनका स्पीच था वो बेहतरीन था, और उसके द्वारा पता चला कि नहीं नहीं भारत है, संपन्न है, वहां पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यदि उनको उचित सुविधाएं दी जाए तो वो काफी ऊपर जा सकते हैं, जैसा कि आज हम लोग देख भी रहे हैं, दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्रीज में हम लोग शुमार हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। कई धर्मों में भी सामाजिक कुरीतियां विद्यमान थी। हिंदू धर्म में तो ऑलरेडी था, मुस्लिम धर्म में भी ऑलरेडी था, पारसी धर्म में, सब धर्मों में। तो इन सब हिंदू धर्म के तो सारे, हालांकि ये हिंदू धर्म के ही नहीं, सारे धर्मों के हैं, सब मेन आ चुके हैं। मुस्लिम धर्म में बता दें, मुस्लिम धर्म में महिला शिक्षा में एक मेन पॉइंट आ रहा बार बार, महिला शिक्षा। महिला शिक्षा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था उस समय। अब तो ध्यान दिया जाने लगा है, उस समय नहीं ध्यान दिया जाता था। उनको बिल्कुल चहट दीवारी के अंदर बंद रखा जाता था और आधुनिकता से बिल्कुल परे होते थे। तो मुस्लिम धर्म के कुछ समाज सुधारक, सैयद अहमद बरेलवी, अब्दुल लतीफ, सैयद अहमद खान, इन सभी ने इस कुरीति पर प्रहार करने का कोशिश किया। कैसे? शिक्षा के द्वारा और आधुनिकता के द्वारा। अब्दुल लतीफ ने आधुनिकता के द्वारा फैलाया, नहीं आधुनिक जब तक आप रहेंगे नहीं तब तक आप वर्ल्ड के सापेक्ष चल नहीं सकते। कोशिश किया, जैसे मिस्र में कमाल अतातुर्क ने किया था, सेम वही कंडीशन यहां पर भी शुरू हुई। ये आपका मुस्लिम धर्म का हो गया। और पारसी धर्म में दादा भाई नौरोजी, नौरोदी फरदोन जी, इन सबों ने मिलकर जो भी उसमें पारसी धर्म की कुरीतियां थी उस पर प्रहार किया। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है रास्त गुफ्तार, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके माध्यम से उन्होंने जो पारसी धर्म की कुरीतियां थी उसको खंडन करने का प्रयत्न किया। अब इन पूरे समाज सुधारकों ने जो अपना वर्क किया, या पूरे भारत में जो समाज सुधार था उसकी प्रगति क्या हुई, उसका परिणाम क्या हुआ। 1872 में अंतर जाति विवाह को वैध बना दिया गया, ये हुआ। 1891 में बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1829 में शारदा एक्ट के तहत विवाह की आयु 14 और 18 निश्चित की गई, 14 लड़कियों की, 18 लड़कों की। ये इन समाज सुधारकों के प्रयत्नों के द्वारा ये संभव हुआ। ये भी एक कुरीतियां थी कि बच्चियों की विवाह 10 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र, 6 साल की उम्र में लोग कर देते थे, बहुत बड़ी कुरीति थी। तो शारदा एक्ट के द्वारा उसको प्रतिबंधित किया गया, निश्चित किया गया कि नहीं 14 वर्ष की उम्र में लड़की का और 18 वर्ष की उम्र में लड़कों का विवाह होगा। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो समाज सुधार जो आंदोलन उसकी एक प्रगति हुई, उसका परिणाम हुआ कि ये काम हुए। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने क्या काम किया, ये जो भी कुरीतियां विद्यमान थी उसके मूल में वो गए, तो पता चला एजुकेशन, शिक्षा। हमने भी कहा महिला शिक्षा पे इन्होंने ध्यान दिया, इन सब समाज सुधारकों ने। तो शिक्षा उसकी जड़ में आया। अब शिक्षा के लिए उन्होंने किया क्या, 1813 के चार्टर एक्ट में आपने देखा 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर व्यय करने का इन्होंने सुनिश्चित किया कि भाई 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1854 में उड डिस्पैच को लाया गया। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक पूरा विधिवत अपना वो कमेटी काम करेगी। उसके बाद में आप देखते हैं 1857 के जस्ट बाद में भारत में 3 विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। ये इन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया। ये सामाजिक सुधारों के परिणाम ही चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं, ये यहां तक। अब आप सांस्कृतिक जागृति पे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक जागृति कैसे आई? उस समय प्रेस आज भी माध्यम है, भले थोड़ा सा विपठित लोग हो गए हैं, एलो जर्नलिज्म करने लगे हैं, लेकिन वास्तव में अगर सही पत्रकारिता की जाए तो ये जनता को जागरूक करने का बहुत बेहतरीन माध्यम है।
और यही उस समय के समाज सुधारकों ने किया। तमाम ऐसे पत्र, जितने समाज सुधारक, सबने कोई ना कोई पत्र अपना निकाला, समाचार पत्र निकाला या पत्रिका निकाला, जो भी निकाला। जैसे आप काल, मराठा, प्रताप, केसरी, जितनी भी पत्र पत्रिकाएं थी, लोगों को जागरूक करने का एक प्रयत्न था कि वहां से वो अपने थॉट्स उस पर लिख के भेज रहे, लोगों के पास पहुंचे, पढ़े। अब पढ़ेंगे तब जब वो खुद पढ़े रहेंगे। अब जब खुद पढ़ने के लिए वो लालायित होंगे, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, अगर पढ़े लिखें तो पढ़ेंगे और एक जन जागरूकता आएगा। ये प्रेस ने यहां पर काम किया। इसी समय द हिंदू, मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा, ये सब पत्रिकाओं का भी इसी समय संपादन हुआ। अब आगे आते हैं। अब आधुनिकता की तरफ भी हम लोग उस समय बढ़ने लगे थे। जैसे विज्ञान में हमारे यहाँ प्रगति होने लगी थी। हमारे यहाँ सीवी रमन, रामानुजम, ये सब, जेसी बोस, ये सब वैज्ञानिक हुए और इन्होंने बड़े बड़े काम किए। नोबेल पुरस्कार भी इन्होंने विजित किया। और साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को भी आपने देखा, उनको भी नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य और विज्ञान सभी क्षेत्रों में प्रगति होने लगी। तो ये जो प्रगति है, आधुनिकता और शिक्षा की जो प्रगति हो रही है, आधुनिकता और शिक्षा की ये प्रगति हो रही है। तो अब यहां पर ये आप ध्यान दीजिए, आपकी जो सामाजिक कुरीतियां वो डाउन होंगी। जब ये प्रगति हो रही है तो ये डाउन होंगी। जैसे जैसे ये बढ़ेंगी वैसे इसे डाउन होती चली जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा ये जीरो पे आ जाएंगी, यहां पे चले जाएंगे। ये दोनों का एक संबंध है अपोजिट डायरेक्शन में। जितने ज्यादा शिक्षित, जितने ज्यादा आधुनिक होंगे, उतनी सामाजिक कुरीतियां नीचे चली जाएंगी। आज हमने धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन तथा सांस्कृतिक जागृति को पूरा कवर किया, जितना संभव हो सकता था। सारे जो भी फैक्ट्स थे वहां पे बताए जा सकते, सारे फैक्ट कवर किए और एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ इसको डिलीवर भी किया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो संभवतः राष्ट्रवाद की तरफ, इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। हम कल के वीडियो में फिर उसको कवर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।